हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी एंड उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ जो था वो आपका 7 अप्रैल 1770 में हुआ था, कोकरमाउथ में, ऑन द डरवेंट इन कुम्बरलैंड, पार्ट ऑफ द सैनिक रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। ये कुम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था, डरवेंट में, जो एक सैनिक रेन का पार्ट था, और इसको इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता था। ओके, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। डाइड ऑफ प्लूरिसी एट द एज ऑफ 80 एंड वॉज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च, क्रासमेयर। इनको क्रासमेयर जो चर्च है सेंट ओसवाल्ड का, उनमें इनको दफनाया गया था, बरी किया गया था इनको। और जो ये प्लूरिसी होता है, ये एक चेस्ट रोग होता है जिसमें ब्लड का क्लॉट फंस जाता है, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है। इससे इनकी मौत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं इनके पेरेंट्स। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर। जो उनके फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनका नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स लॉथर के। एंड आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, और उसके बाद वो पहले जो अर्ल ऑफ लॉन्सडेल हुए। हिज मदर नेम वॉज एन कोक्सन, और उनकी जो माता का नाम था वो एन कोक्सन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके माता पिता का नाम कितनी बारी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अब पूछा जा चुका है पहले भी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट देखते हैं उनकी एजुकेशन। हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यहाँ पर इनके जो स्कूल था वो हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल था। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनका लव अफेयर्स। ही हैड ए वेरी शॉर्ट अफेयर विद मैरी एस्वेट। इनका एक बहुत ही वेरी शॉर्ट अफेयर था, मतलब बहुत कम टाइम के लिए इनका रहा मैरी एस्वेट के साथ। इन नवंबर 1791, और नवंबर 1791 में ही विजिटेड फ्रांस एंड फेल इन लव विद द फ्रेंच वुमेन एनेटे वैलन। और 1791 में फ्रांस गए और वहाँ पर एक फ्रेंच वुमेन के साथ इनको प्रेम हो गया था, जिनका नाम एनेटे वैलन था। देखो, TGT 2009 में पूछा भी गया है, इनका नाम पूछा गया था एनेटे वैलन का। ओके, हु इन 1792 गेव बर्थ टू दियर चाइल्ड कैरोलाइन, जिन्होंने 1792 में उनके बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कैरोलाइन रखा था। ये डॉटर हुई थी इनको एक। ओके, द रेन ऑफ टायरन एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन सेपरेटेड देम। और उस वक्त एक वॉर छिड़ा हुआ था फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में, जिसकी वजह से ये लोग अलग हो गए थे। ओके, मैरिज इनकी हुई थी उसके बाद ऑन 4 अक्टूबर 1802। वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन के साथ इनकी मैरिज हो गई थी, हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ, जो पेनरिथ में उनकी स्कूल फेलो थी। उनकी ऑनर्स, मतलब उनको क्या डिग्रियाँ मिली थी, उनको सम्मान जो उनको मिले थे। इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। इन 1839 ही वॉज अवॉर्डेड द सेम ऑनररी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 1838 में वर्ड्सवर्थ को सिविल लॉ की में एक डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी इनको एक, जो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम के द्वारा दी गई थी। एंड आफ्टर दैट 1839 में इनको सेम डिग्री से फिर से अवॉर्डेड किया गया था बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको यही सेम डिग्री इनको दी थी। इन 1842 द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम ए सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स ए ईयर। एंड 1842 में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको 300 पाउंड जो थे एक 1 ईयर के, वो उनके पेंशन के रूप में जाने लगे थे इनको। ओके, पोएट लॉरिएट। जो पोएट लॉरिएट होता है, ये इंग्लैंड में जो राजकवि होते थे उनको बोला जाता था। 1843 से 1850 तक ये रहे थे वहाँ के पोएट लॉरिएट। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843 फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे। इनसे पहले रॉबर्ट साउदे थे वहाँ के पोएट लॉरिएट, और उनकी डेथ के बाद इनको अपॉइंट किया गया था। ये TGT 2010 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था रॉबर्ट साउदे का, कब से कब तक थे वो, और TGT 2001 में
वर्ड्सवर्थ का पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर। इन्होंने पहले तो रिफ्यूज़ कर दिया था ये ऑनर, सेइंग दैट ही वॉज टू ओल्ड। यह कहकर कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील अश्योर्ड हिम। बट इन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया था जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील थे उस वक्त, उन्होंने उनको अश्योर किया कि दैट यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि तुमसे हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। ही बिकेम द ओनली लॉरियट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। उनको कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखने हैं, उन्हें तो बस हम केवल अपॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें पोएट लॉरियट के नाम पर रख रहे हैं, उन्हें करना कुछ भी नहीं है। ओके, इनका ऑक्यूपेशन भी पूछा जाता है, मतलब ये कौन से एज में थे। इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक थे ये। 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, टीजीसी 2004 में एंड पीजीटी 2010 में। आपको याद रखना है, मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी लाइफ का एक सर्वे है, ये हम शुरू करते हैं। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन। ये जो थे 5 बच्चे थे इनके, जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन के, इनमें से दूसरे नंबर के विलियम वर्ड्सवर्थ थे। द अदर्स बीइंग रिचर्ड, डॉर्थी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। और जो बाकी थे उनके नाम रिचर्ड, डॉर्थी, जॉन एंड क्रिस्टोफर थे। ये इनके 4 सिबलिंग्स हैं। इन 1778 हिज मदर एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ डाइड। और 1778 में इनकी जो माँ थी एन कुक्सन, वो डाइड, मतलब मर गई थी वो। ओके, इनका जैसे कि आप जानते हैं 1770 में तो इनका बर्थ ही हुआ था, एंड 1778 में जब ये मात्र 8 ईयर के थे तब इनकी माँ गुजर गई थी। इन द ईयर 1779 ही वॉज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सशेड, ए विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। और 1779 में इनको भेजा गया स्कूल हॉक्सशेड में, जो लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव था हॉक्सशेड, इसमें इनको स्कूल भेजा गया। इन 1787 ही वॉज एनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और 1787 में इनको सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको फिर से एनरोल किया गया। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग, ए सोनेट, इन द यूरोपियन मैगजीन। और जो इन्होंने अपनी सबसे पहली फर्स्ट पीस था इनका राइटिंग का, जब इन्होंने अपनी पोइट्री की या वर्क्स लिखने की शुरुआत की थी, तो इन्होंने सोनेट लिखा था एक, और ये यूरोपियन मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड 1791 में इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिसीव की थी। इन नवंबर ही ट्रेवल्ड टू फ्रांस। नवंबर में ये फ्रांस गए, वेयर ही विटनेस द मिडिल स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने मिडिल स्टेज पर था, यानी कि मध्य स्थिति पर था। ही फेल इन लव विद ए फ्रेंच वुमेन नेम्ड एनेटे वॉलन। और ये वहाँ पर फिर से फ्रेंच वुमेन थी एक, एनेटे वॉलन। फ्रेंच वुमेन एनेटे वॉलन से प्यार कर बैठे थे ये वहाँ पर। ओके, इन February 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शंस एंड इवनिंग वॉक एट डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। एंड फरवरी जो 1793 थी, इन्होंने अपनी पब्लिश की फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन सन का, एंड इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दीज कलेक्शंस ऑफ पोएट्री, और इन जो पोएट्री है इनके पब्लिकेशन के बाद, एस.टी. कॉलरिज saw the pronounced emergence of an original poetical genius in Wordsworth। इसके बाद इन्होंने जो वर्ड्सवर्थ में जो था, कॉलरिज ने देखा एक ओरिजिनल पोएटिकल जीनियस इनके अंदर, उनके अंदर आविर्भाव होता देखा उन्होंने। In 1795 he received a legacy of 900 pounds from Wesley Calvert and sets up house in Dorset, England with his sister Dorothy। और 1795 में इन्होंने जो रेस्ले कैल्वर्ट थे, इनसे 900 पाउंड्स की लेगेसी जो थी इन्हें प्राप्त हुई, जिससे इन्होंने अपना एक घर सेट किया डॉर्सेट में, इंग्लैंड में, अपने सिस्टर डॉर्थी के साथ। द सेम ईयर ही मेट सैमुअल टेलर कॉलरिज से सेम ईयर में ये मिले इन सोमरेस्ट में, दो यद्यपि दियर फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795। जबकि इनकी जो पहली मीटिंग थी इससे पहले मिल चुके थे ब्रिस्टल में अगस्त 1795 में। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ये पहली बार एस.टी. कॉलरिज से कब मिले थे,
तो ये सबसे पहले तो 1795 में मिले थे और उसके बाद फिर से ये मिले यहाँ पर 1795 में दोबारा से फिर से, मतलब 1795 में ही एस.टी. कॉलरेज से मिले थे। बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले, और 1795 और 1797 के बीच में इन्होंने अपने ही रोट हिज ओनली प्ले, केवल एक प्ले लिखा था इनका, द बॉर्डर्स ए वर्स्ट ट्रेजेडी। जो द बॉर्डर्स है इनकी ए वर्स्ट ट्रेजेडी थी ये, सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। जो उन्होंने किंग हेनरी थर्ड थे जो इंग्लैंड के, उनके शासनकाल के दौरान इन्होंने ये लिखी थी, और 1795 और 1797 के बीच में इन्होंने ये लिखी। इनका केवल एक ही मात्र प्ले था ये। In 1797, Wordsworth and his sister Dorothy moved to Alfoxden House, Somerset। और वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर जो थी डॉर्थी इनकी, ये 1797 में एल्फॉक्सटन हाउस अपने मूव हो गए थे यहाँ से, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूरी पर था, फ्रॉम कॉलरेज होम इन नेदर स्टोवे। कॉलरेज का होम से कुछ ही दूरी पर वो था। Wordsworth wrote a poem, Peter Bell, as a reply to Coleridge, the Ancient Mariner। कॉलरेज की जो एंशिएंट मैरिनर थी उसके रिप्लाई में वर्ड्सवर्थ ने भी एक पोएम लिखी पीटर बेल के नाम से। ओके। इन 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1798 में इन्होंने लिखा था, कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेड्स, मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो कहलाता है ये। कॉलरेज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ 19 पोएम्स। कॉलरेज ने इसमें 4 पोएम्स दी थी एंड वर्ड्सवर्थ की बाकी जो 19 थी वो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स थी इसमें। इन सेकेंड एडिशन 1800 वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड ए प्रीफेस डिटेलिंग द पेयर्स अबाउट पोएटिकल प्रिंसिपल्स। इनका इसका जो सेकंड एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, ये आपका 1800 में आया था, और उसमें वर्ड्सवर्थ ने इसमें इंक्लूड किया था प्रीफेस। जिसमें पोएटिकल सिद्धांत थे। ओके। इन थर्ड एडिशन 1802, और इसका फिर से थर्ड एडिशन आया जो 1802 में आया था। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टाइटल पोएटिक डिक्शन इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडियाज सेट फोर्थ इन द प्रीफेस। और इसमें जो था थर्ड एडिशन इनका 1802 में आया था, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक अपेंडिक्स जो है उसमें ऐड किया था जिसका टाइटल था पोएटिक डिक्शन, और जिसमें इन्होंने आइडिया सेट किए थे। प्रीफेस में जो 4th आइडियाज़ थे जो उनके वो में एक्सपेंड किए थे इन्होंने। ए 4th एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1805। और इन्होंने लास्ट ऑफ जो फाइनल एडिशन था इनका 4th लिरिकल बैलेड्स का वो 1805 में पब्लिश किया था। जैसे कि आपको पता है 1798 में तो इन्होंने फर्स्ट एडिशन इनका आया ही था ये, ठीक है। उसके बाद ये 1800 में इसका सेकंड एडिशन आया, 1802 में थर्ड, एंड फाइनल जो था 1805 में आया था। कुल मिलाकर इनके 4 एडिशन आए थे। इन 1799 ही अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डॉर्थी मूव्ड बैक टू लेक डिस्ट्रिक्ट। 1802 में वो ही एंड डॉर्थी, उनकी जो सिस्टर थी डॉर्थी, ट्रेवल टू फ्रांस। इन 1799 ही अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डॉर्थी मूव्ड बैक टू लेक डिस्ट्रिक्ट। और 1799 में अपने सिस्टर डॉर्थी के साथ वो फिर से लेक डिस्ट्रिक्ट को मूव हो गए एंड सेटल्ड एट डव कॉटेज इन द विलेज ऑफ ग्रासमेयर। और फिर से ग्रासमेयर के गांव में डव कॉटेज में सेटल हो गए। इन 1802 ही एंड डॉर्थी ट्रेवल टू फ्रांस। और फिर से 1802 में फिर से डॉर्थी के साथ फ्रांस गए सो दैट ही कुड मीट हिज डॉटर कैरोलाइन, जिससे वो अपनी बेटी जो थी उनकी कैरोलाइन उससे मिल सके, एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर सपोर्ट विद एनेटे बोलेन। और उसके फिर एनेटे बोलेन के सपोर्ट के लिए उसके कुछ अरेंजमेंट्स करके ये वहाँ पर आए थे। वैन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड लौटे, ही मैरिड मैरी हचिंसन, ए स्कूलमेट एंड लॉन्ग टाइम फ्रेंड। वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने फिर से मैरी हचिंसन से शादी की, और जो उनकी स्कूलमेट थी और लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी थी। आपको उनके सब चीज़ों के सन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। कब ये फ्रांस गए, कब इन्होंने एनेटे बोलेन से इन्हें प्यार हुआ था। 1791 में वहाँ पर गए थे, और 1802 में फिर से बैक वापस गए वहाँ पर ये अपनी डॉटर कैरोलाइन से मिलने, और उसके पालन पोषण के लिए एनेटे बोलेन की कुछ हेल्प करके आए थे इनको। ओके।
इन 1805 में ही फिनिश्ड हिज पोएम टू कॉलरिज, और 1805 में इन्होंने अपनी पोएम जो थी पोएम टू कॉलरिज फिनिश की, बट रिफ्यूज टू पब्लिश इट अंटिल ही वुड कंप्लीट द रिकल्स। पर इन्होंने फिर मना कर दिया इसको पब्लिश करने के लिए जब तक कि इनकी जो द रिकल्स थी वो कंप्लीट ना हो जाए। ए लॉन्ग पीस फॉर विच द पोएम टू कॉलरिज वुड बी ए प्रोलॉग। ये इनका एक लॉन्ग पीस था जिसके लिए इन्होंने पोएम टू कॉलरिज को प्रोलॉग के रूप में करना चाहते थे। इन 1810 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर एस्ट्रेंज्ड ओवर द लेटर्स ऑफ हिम एडिक्शन। और 1810 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो थे दोनों अलग हो गए क्योंकि अफीम एडिक्शन की उनकी लत के चक्कर में दूर हो गए थे ये दोनों। ओके 1795 में दोनों मिले एंड 1810 में दोनों अलग हो गए 15 साल के बाद। In 1813 he was appointed distributor of stamps for Westmoreland, a civil position that pays him a salary of about £400 per year. And 1813 में उनको अपॉइंट किया गया डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टाम्प्स वेस्टमोरलैंड के लिए, जो एक सिविल पोजीशन थी जिससे उनको सैलरी मिलती थी कम से कम £400 पर ईयर। ही एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग डोरथी मूव्ड टू रेडल माउंट। वो और उनकी फैमिली जो थी डोरथी को मिलाकर फिर ये रेडल माउंट को मूव हो गए, एम्ब्लेसाइड बिटवीन जो था ग्रासमेयर एंड रेडल वाटर के बीच में, अमंग डेल्समैन इन कुम्बरलैंड। ओके वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पर इन्होंने अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारी जो 50 ईयर्स के करीब। ओके इन 1814 वर्ड्सवर्थ पब्लिश द एक्सक्यूशन एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द 3-part वर्क द रिकल्स। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो द एक्सकर्शन थी इन्होंने इसको पब्लिश किया एज द सेकेंड पार्ट के रूप में ऑफ द 3-part वर्क द रिकल्स। जो इनका रिकल्स था 3 पार्ट का वर्क था, इसके सेकेंड पार्ट के रूप में ही इन्होंने द एक्सकर्शन को पब्लिश किया था। इवन दो यद्यपि ही हैड नॉट कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3rd पार्ट एंड नेवर डिड, जबकि उन्होंने कभी पहला और जो 3rd पार्ट था इसका वो कभी कंप्लीट किया ही नहीं था। ओके ना हुआ था उनका, ना ही उन्होंने फिर कभी किया, बट सेकेंड पार्ट के रूप में इन्होंने द एक्सक्यूशन को 1814 में पब्लिश किया था। इन 1829 डोरथी वर्ड्सवर्थ केम्स डाउन विद द सीरियस इलनेस। और 1829 में जो डोरथी वर्ड्सवर्थ थी वो बहुत सीरियस इलनेस हो गई, मतलब बहुत बीमार हो गई थी और वो वहाँ पर आई। दैट रेंडर्ड हर एंड इनवैलिड अंटिल हर डेथ इन 1855 तक इनको इनवैलिड कर दिया गया था। इन 1834 में हिज इंटीमेट फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज डाइड। एंड 1834 में इनका जो इंटीमेट फ्रेंड था, ये बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे इनके, एस.टी. कॉलरिज, ये मर गए थे। इन 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1839 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक ऑनरेरी डिग्री जो है रिसीव की थी। 1843 में ही वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। 1843 में इनको इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट के रूप में इनको रखा गया। On 23rd April 1850 he died of pleurisy and inflammation of the lining around the lungs। जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि लंग्स की एक प्रॉब्लम होती है प्लूरिसी, इससे इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेयर, और इनको सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में बरीड कर दिया गया था, दफना दिया गया था। ए फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के कुछ महीने बाद ही हिज विडो मैरी पब्लिश्ड हिज लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरिज। और इनके मौत के कुछ महीनों बाद ही इनकी जो विधवा थी मैरी, जिनसे उन्होंने शादी की थी, मैरी हचिंसन से, उन्होंने पब्लिश की इनकी जो लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, ये पोएम टू कॉलरिज एज द प्रिलूड के रूप में इन्होंने इसको पब्लिश कराया, जो थी पोएम टू कॉलरिज। ठीक है, दो यद्यपि इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1805 में, ये 1805 में कंप्लीट हो चुकी थी और इसको पब्लिश कराई गई है 1850 में, जब ये गुजर चुके थे, वो भी इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पार्ट भी पूछे जाते हैं कितने थे। ये 14 पार्ट्स में थी, इसकी 14 बुक्स थी इसके अंदर। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये एग्ज़ाम में आपका। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर 1798 to 99।
वर्ड्सवर्थ ने अपने सबसे फाइनेस्ट जो पोएम्स थी उसकी सबसे अच्छी वो 1798 से 1799 तक दौरान इन्होंने कंपोज कर दी थी। द प्लूड हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ये इसका मास्टरपीस माना गया है इनको, द प्लूड को। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे केम टू बी नोन एज द लेक पोएट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे को, रॉबर्ट साउथे जो थे, इनको लेक पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी आपके। इनकी कुछ फेमस बुक्स और लेक्चर्स हैं। एसे ऑन वर्ड्सवर्थ भी, इनके जो एसे हैं इन पर वो भी किस किसने लिखे हैं वो देखते हैं। विलियम हैजलिट्स लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स 1818 में इन्होंने लिखा, विलियम हैजलिट ने वर्ड्सवर्थ के लिए लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स। अर्लेस हक्सले ने लिखा वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेस 1929 में। ये सब वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखी गई बुक्स थी। एसेस भी उनको बोल सकते हैं लेक्चर्स से। जॉन स्टुअर्ट मिल्स की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। मैथ्यू आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस 1850 में लिखा। मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए मेमोरियल वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेजर वर्क्स, जो उनके वर्ड्सवर्थ की जो मेजर वर्क्स हैं वो आप देखिए। इनकी फेमस पोएम्स थी, 1793 में आई थी, एन इवनिंग वॉक एड्रेस्ड टू ए यंग लेडी। इन्होंने एक यंग लेडी को एड्रेस की थी, एन इवनिंग वॉक, जो उनका फर्स्ट पोएम भी थी। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में आई है भी। 1850 में इनकी लाउडामिया आई थी। 1798 में लाइन्स रिटन अबाउट इंटरनेबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी। 1798 में लिखकर बैलेट्स आया था आपका। 1806 में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। 1807 में पोएम्स फर्स्ट एंड सेकंड। 1819 में पीटर बेल। 1822 मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट। 1888 में द रिकल सायनगा। 1819 में द वैगनर। 1815 द वाइट टॉय ऑफ फ्रेलस्टोन। 1801 में अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। 1835 में येरो रिविजिटेड। सारे के सारे वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कुछ भी कोई भी पूछा जा सकता है इनमें से, कौन सा वर्क है, 3 दे देंगे आपको और एक वर्क किसी और का डाल के कि कौन सा इनमें से वर्ड्सवर्थ का नहीं है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The publication of lyrical ballads in 1798 was true commencement of Wordsworth poetic career। जो पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेड्स का 1798 में, ट्रू कमेंसमेंट था वर्ड्सवर्थ की पोएटिक करियर का। इट वॉज ए कोलेबोरेटिव एफर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ये इनका एक कोलेबोरेटिव एफर्ट था वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। इन दिस कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स एंड कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स। 19 पोएम्स का एक कलेक्शन था ये एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिरिकल बैलेड्स में कितनी पोएम्स थी। ये टोटल 23 पोएम्स थी। वर्ड्सवर्थ ने इसमें 19 पोएम्स दी थी और कॉलरिज ने इसमें 4 पोएम्स दी थी। लिरिकल बैलेड्स ओपन विद कॉलरिज एंशिएंट वेंडर एंड एंड्स विद द वर्ड्सवर्थ इंटरनेबी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि लिरिकल बैलेड्स जो ओपन होता है वो कॉलरिज की द एनिसेंट मैरिनर से स्टार्ट होता है सबसे पहले, और जो एंड्स है वो वर्ड्सवर्थ की इंटरनेबी से हो जाता है। द फुल टाइटल ऑफ द पोएम टिंटरनेबी वॉज, जो टिंटरनेबी है इसका फुल टाइटल था, लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट इंटरनेबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर, जुलाई 13, 1798। इसका फुल टाइटल था ये। नेक्स्ट देखते हैं। द रिकल्स आई थिंक ये 1888 में। वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक द प्लूड एंड द एक्सक्यूशन पार्ट्स ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रिकल्स। ये आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि इनकी एक पोएम की कंप्लीट नहीं हुई थी और जो एक्सक्यूरेशन थी इसका सेकंड पार्ट के रूप में इन्होंने पब्लिश की थी, और फर्स्ट और जो लास्ट थी वो कभी पूरी हुई नहीं थी। ओके, इसके प्लूड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है ये। द प्लूड रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स। प्लूड जो थी वो मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इज़ हिज लॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। सबसे लंबा और प्रोबेबली मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था इनका। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोर्ट्रेट था एज ए यंग मैन।
ही हैड कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ इट इन 1805 में, ये इन्होंने 1805 में कंप्लीट कर दिया था, बट लेफ्ट इट इनकम्प्लीट एट हिज डेथ, पर इन्होंने अपनी मौत पर इन्होंने ये अधूरा रह गया था। द 1805 वर्जन इज़ डिवाइडेड इंटू 13 बुक्स while द 1850 वर्जन ऑफ हैज़ 14। पहले 13 बुक्स थी इसमें जो 1805 में थी, इनका वर्जन था, बट जब 1850 में इसको पब्लिश कराया गया तो इसमें 14 बुक्स थी। ओके, इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ वर्ड्सवर्थ की जो वर्क्स हैं उनके बारे में, और कुछ इनकी बायोग्राफी और उनके कुछ वर्क्स भी रह गए हैं जो हम आपको सेकंड वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में पूरा कराएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, तो सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।